नमस्कार। होगा क्या? इस देश की जनता तो जीएसटी सरकार को खूब देती है। नौकरी पेशे वाला तबका सरकार को सीधा टैक्स खूब देता है। सरपट सड़कों पर चलते हैं तो टोल टैक्स आपसे ले ही लिया जाता है। अलग अलग माध्यमों से सेवा कर यूं भी सरकार वसूल ही लेती है। और तो और कॉरपोरेट से ज्यादा तो डायरेक्ट टैक्स इस देश की जनता देती है। तो जनता पर असर क्या पड़ेगा, इससे पहले तो कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के खेल में इस देश की जनता फंसी नहीं। पहली बार अगर यह सवाल बड़ा हो चला है कि टैरिफ का असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा, टैरिफ का असर भारत के रोजगार पर पड़ेगा, टैरिफ का असर भारत के भीतर जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है कहीं वो ठप ना हो जाए, ऐसी स्थिति ना आ जाए, उस पर भी पड़ेगा। टैरिफ का असर भारत के लोगों के पास जो भी रोजगार के माध्यम है उनका शटर गिर जाएगा, इस पर पड़ेगा। सितंबर के महीने से आपको कुछ और आवाजें सुनाई देगी। एक आवाज होगी बहुत हुआ। अब तो देखिए सेंसस भी हम कर ही रहे हैं, यानी देश की जनगणना शुरू हो चली है और पता चल रहा है कि गरीबों की तादाद इस देश में 80 करोड़ नहीं 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज क्यों नहीं दे सकते हैं? भारत का किसान है, खूब अन्न उपजाता है, वो देगा और हम बांटेंगे, क्या मुश्किल है? मनरेगा के भीतर जो 27 करोड़ लोगों के पास इस देश में जॉब कार्ड है, उसमें से हम सिर्फ 9 से 11 करोड़ लोगों को ही मनरेगा में काम दे पाते हैं, वह भी 100 नहीं 40 दिन। चलिए वो 9 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ तक काम देने की स्थिति में आ जाएंगे और जो 27 करोड़ का आंकड़ा है वो 30 करोड़ को मनरेगा में जॉब कार्ड के लिए जो अप्लाई करेंगे वो बढ़ चुका होगा। जो किसान सम्मान निधि हम साल भर में 6,000 रुपए देते हैं, 3 अलग अलग किस्तों में 2-2 हजार की, उसको 3-3 हजार कर दें या 5-5 हजार कर दें, इस पर भी चिंतन मनन शुरू हो जाएगा। जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसको भी बढ़ा दिया जाए, जो पेंशन दी जाती है उसको भी बढ़ा दिया जाए। इस देश के जो भी पीएसयू सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है वह प्राइवेट सेक्टर को और तेजी से दे दिए जाएं और प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पर किसी भी जगह पर कोई प्रोडक्शन ऐसा कर नहीं पा रहा है जिससे रोजगार बढ़े और बाजार में माल बड़ी तादाद में आने लग जाए जिससे महंगाई थोड़ी सी सिमट सी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। परिस्थिति नाजुक है। इस परिस्थिति नाजुक का सरकारी आंकड़ा खुद कह रहा है कि दरअसल इस दौर में 50% अमेरिकी टैरिफ का मतलब 5 लाख करोड़ मिनिमम है, 6 लाख करोड़ मैक्सिमम है। यह सीधे सीधे एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है। इस आंकड़े में एक और चीज है कि जो अलग अलग डिमांड दुनिया भर से आती थी वो तकरीबन 70% कम हो जाएगी। एक सवाल और है, भारत जो नया बाजार खोज रहा है दुनिया के अलग अलग बाजारों में और कह रहा है कि खाना पूर्ति कर लेंगे, वहां पर जो कीमतें लगाई जाती है वो अमेरिकी बाजार की तुलना में आधे से कम है। यानी 50% टैरिफ बढ़ाइएगा तो अमेरिका में हो सकता है माल बिक भी जाए, लेकिन जिस अवस्था में आप या तो फ्री ट्रेड के तहत या फिर 5-10% और 15% तक के टैरिफ में दुनिया के वो कोई भी देश हो, वो चीन हो, वो वियतनाम हो, वो इंडोनेशिया हो, वो ईरान हो, कहीं भी माल बेचिएगा वहां का बाजार उतना संपन्न नहीं है जो भारत के सामानों को उस कीमत पे खरीद सके जिससे यहां पर मुनाफा मिल जाए। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो फिर होगा क्या? और ये होगा क्या दरअसल एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर पहली बार सवाल बहुत साफ और सीधा है। भारत में बेरोजगारी तकरीबन 30 लाख लोगों की और उस दायरे में आने वाले हैं जो अभी तक मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वो डायमंड इंडस्ट्री हो, वह दूसरी कोई भी इंडस्ट्री हो जो भी एक्सपोर्ट से जुड़ा रहा, उसमें यह औसत है 30 लाख लोगों के रोजगार पर सीधा असर। वो कानपुर हो या तमिलनाडु का तिरुपुर हो, वो नोएडा का इलाका हो या फिर इस देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं और दुनिया के बाजार में अपने प्रोडक्ट के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं और पैसा मिल रहा है, वो एक झटके में बंद होगा। तो होगा क्या का अगला सवाल तो प्रधानमंत्री की तरफ हर कोई देखने लगेगा और यह भी पूछेगा
अच्छा, प्रधानमंत्री जी अचानक आत्मनिर्भरता का जिक्र क्यों कर रहे हैं? स्वदेशी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अचानक प्रधानमंत्री को यह क्या हो गया, वो कहने लग गए कि हमारे लिए सफेद और काला पैसा कोई मायने नहीं रखता है, हर पैसा चलेगा, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन होना चाहिए। तो बीते 11 वर्षों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रोडक्शन अगर 10% कम हो गया, जो पहले 11% था वो 1% पर आ गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? और इसी रेशियो में जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ थमाते चले गए, उनका नेटवर्थ अगर बढ़ते चला गया, तो फिर उसके पीछे खड़ा कौन है? वही प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका की गाड़ी हो, इससे पहले अब कह रहे हैं जापान की गाड़ी हो। और वो गाड़ी में अगर भारत के मजदूर का पसीना बहेगा तो वो स्वदेशी माल होगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग इस देश को लगातार छोड़ते रहे हैं। जो तबका पैसे के साथ इस बाजार में लगातार खरीद फरोख्त करता था और एक इकोनॉमी साइकिल में चलती थी, वो आंकड़ा महीने दर महीने, बरस दर बरस बढ़ता चला गया। आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि दुनिया का जो पश्चिम जगत का जो बाजार और व्यापार है, उसमें जो टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, उसमें इंडियंस की तादाद भी तकरीबन 11.5% है। भारत का माल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 11% तक नहीं पहुंच पाया है। जो दुनिया के बाजार में जिसकी खपत 11% हो, वो 9% पे अटका हुआ है। वो कब 10 होगा, कब 15 होगा, कब 16 होगा? एक टारगेट है 2050 तक 16% हो जाएगा। लेकिन एक टारगेट यह भी है कि दुनिया के बाजार में अब भारत के लोग जो टेक्निकली साउंड हैं, वह भारत को छोड़कर दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो काम कर रहे हैं, उससे दुनिया के भीतर, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, वहां पर जितनी बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी है, वो इस देश के लिए तो डराने वाली होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारत के भीतर जितने मजदूर काम करते हैं, जो टेक्निकली साउंड हैं, उनसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा दुनिया के अलग अलग बाजारों में भारत के जो वेल इक्विप्ड, वेल इंटेलिजेंट, दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए लोग, वो सब वहां पर जा चुके हैं। और उनकी तादाद दुनिया के बाजार में जो 30 लाख नौकरियां जाने वाली हैं और उस कगार पे अब खड़े हो चुके हैं, हर इंडस्ट्री कहने से चूक नहीं रही है। हां, ऐसा होगा। और जिस बात का जिक्र है, उसमें सबसे बड़ा असर तो टेक्सटाइल और डायमंड में ही पड़ने वाला है। दोनों का केंद्र एक लिहाज से सूरत तो है ही, लेकिन तिरुपुर दरअसल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हब कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। यानी रेडी टू वेयर गारमेंट जो एक्सपोर्ट करता है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, वो वॉलमार्ट हो, वो जारा हो, वो गैप हो, वो टारगेट हो, तमाम जगहों पर सप्लाई होती है। और जो डायमंड का हिस्सा है, उसमें जो ज्वेलरी जाती है, और वो खास तौर से इस मौके पर जो कि क्रिसमस से शुरू होता है, न्यू ईयर और ईस्टर तक जाता है, इसमें सूरत से हजारों करोड़ का माल रवाना होता था। सब कुछ थम रहा है क्या? ये अलग अलग सवालों के दायरे में आप आइए, उससे पहले हमें लगता है कुछ लोगों की बात सुननी चाहिए। मसलन पहले शख्स हैं इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। ये बताते हैं कि पूरा डायमंड मार्केट लेबर ओरिएंटेड है, और इनका नाम है दिनेश नावड़िया, और ये कह रहे हैं संकट भयानक है। 89 बिलियन डॉलर का मार्केट अमेरिका का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का है। आज हम भी ये 2024-25 की बात करें तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट 13.3 बिलियन डॉलर का हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट है। भारत का जो डायमंड इंडस्ट्री है वो सिर्फ लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। भारत के अंदर कोई नेचुरल डायमंड का प्रोडक्शन नहीं है। हम 100% इंपोर्ट करके सिर्फ लेबर करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। हो सकता है सरकार तो रईस है इस देश में टैक्स वसूल के, जितना पैसा वो वसूलती है उसमें जो नुकसान और घाटा भारत के व्यापारियों को और उन व्यापारियों के जरिए मिलने वाले काम पर पड़ने वाला है, वो हो सकता है सरकार के लिए चुटकी भर हो। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो सिर्फ मई के महीने में 1,72,000
2024 में यानी एक साल पहले सरकार ने जीएसटी कलेक्शन किया था। इस बरस मई में इसमें 38,000 रुपए का इजाफा हो गया। 38,000 रुपए का इजाफे का मतलब है ये 2 लाख करोड़ पार कर गया और कमोवेश जीएसटी पिछले साल की तुलना में इस साल एवरेज जो बढ़ा है वो तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा का है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में सरकार टैक्स कलेक्शन करती है तो सिर्फ कानपुर का लेदर जो 2,000 करोड़ से ज्यादा अमेरिका जाता है, क्या उस पर असर पड़ेगा? तो सरकार के माथे पर शिकन है। तिरुपुर का जो हमने जिक्र किया वहां से 5.25 अरब डॉलर कुल इस देश से जो टेक्सटाइल का माल जाता है वो 16 अरब डॉलर का है, उसमें लगभग 1/3 तिरुपुर का है। वहां स्थिति नाजुक है, काम से निकाला जा रहा है। कोई असर पड़ा? शायद हो सकता है नहीं पड़ा हो। अब यहां पर अगला सवाल है, जो 30 लाख लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है, सरकार इसके लिए क्या कर रही होगी? और खास तौर से जब टेक्सटाइल का हम जिक्र कर रहे हैं तो मुकेश कंसल हैं, सीटी हैं एप्पल्स के। उनका कहना है सरकार भी गजब है, ऐसे ऐसे बाजारों को खोज रही है कि हम अपना माल उन बाजारों में बेचकर खपा दें। जिस कीमत में हम अपना बाजार बनाए हुए हैं और अमेरिका में सामान बेचते थे, वहां खरीद के बाद हमें मुनाफा मिलता था। जिन बाजारों को सरकार खोज रही है उन बाजारों में तो खरीद हो ही नहीं सकती है और हमारा माल वहां पर कीमती साबित होगा, तो खरीदेगा कौन? उन्हीं की बात सुनिए। See, there are only two things. One is that Indian exporters should look for alternative market, which is not easy because if you go to Africa or even China, these are the markets where the price levels of selling and all are very, very low. So you cannot sell a shirt for $8 there. You can sell a shirt for $4 only, which is again is not a viable solution for the exporters. But on the other side, what you have to focus on the going vertical, reducing your cost and bringing the cost factor lower so that you can absorb some part of the extra tariff and duties, and then you can again be competitive in these countries as well. सरकार ताल ठोक रही है। इकोनॉमिस्ट जो पीएमओ में बैठे हैं, रायसीना हिल्स की लाल दीवारों के भीतर जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो आंकड़े सिर्फ इस बात पर हैं कि भारत तो हर बरस तकरीबन 86 अरब डॉलर यानी 7 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा, कह सकते हैं 7,20,000 करोड़ रुपए का माल अमेरिका भेजता है। अब टैरिफ बढ़ ही गया तो क्या असर होगा? कौन सा दबाव हम पर पड़ जाएगा? क्योंकि 10 से 15% टैरिफ बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में भारत का व्यापार जगत है, लेकिन वो कह रहा है 50%। इम्पॉसिबल। लेकिन सरकार के माथे पर शिकन क्यों नहीं है? उनके इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं देखिए जीडीपी पर जो असर पड़ेगा मैक्सिमम क्या पड़ेगा, 0.5%। उससे क्या हो जाएगा? जीडीपी 6% के नीचे आ जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? इस दौर में जो व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की दिशा में अब अमेरिका बढ़ने जा रहा है उससे भी क्या होगा? हम तो चीन के साथ खड़े हैं, हम रूस के साथ खड़े हैं, इस दौर में ईरान से भी बेहतर संबंध हो गए, मिडिल ईस्ट में भी रिश्ते अच्छे हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ हैं, यूके के साथ एफटीए साइन हो चुका है। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी दिक्कत है कि धीरे धीरे ये टैरिफ जो व्यापारिक प्रतिबंध की दिशा में जा रहा है उसमें इस देश की राजनीतिक सत्ता को सपने दिखाने ही होंगे, आत्मनिर्भरता का राग गाना ही होगा, स्वदेशी अपने तौर पर अपनाने का जिक्र करना ही होगा। यानी सरकार अपने तौर पर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की दिशा में नहीं आएगी। जितना खर्च 2014 में सरकार पर होता था, आज की तारीख में उसमें 150% का इजाफा हो चुका है जो सरकार खुद पर खर्च करती है। सरकार की योजनाएं जो 2014 में इस देश में केंद्रीय योजनाओं के नाम पर प्रधानमंत्री के मुख से निकलती थी, उसमें तकरीबन 2000% का इजाफा हो चला है। यानी एक ऐसी परिस्थिति, और खुद प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार, गाड़ी घोड़ा सबको जोड़िएगा तो शायद यह एक ऐतिहासिक परिस्थितियां आएंगी जब प्रधानमंत्री की रईसी और स्वदेशी का राग दोनों आपको एक साथ आत्मसात करना है। और शायद इसीलिए अब सवाल ब्लैक मनी का नहीं है, अब सवाल किसी भी मनी का नहीं, अब सवाल रूबल का नहीं है, डॉलर का नहीं है।
और अब सवाल जिस बात का है वो इस बात का है कि कोई भी पैसा भारत में लगा तो दे, क्योंकि इस दौर में भारत में लगने वाला पैसा तो लग नहीं रहा है, वो सबसे न्यूनतम स्तर पर है। दूसरी तरफ शेयर बाजार से भी जो विदेशी निवेशक हैं वो जिस तेजी से पैसा निकाल रहे हैं, अब उसके बाद इस शेयर बाजार के भीतर की परिस्थितियां और इस देश में कामकाजी लोगों की अपनी आर्थिक स्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नहीं मुस्कुराएं तो क्या करें। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री के ये बोल बड़े मायने रखते हैं, ना ब्लैक मनी ना व्हाइट मनी, सिर्फ मनी। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। किसे अच्छा नहीं लगेगा आत्मनिर्भरता का नारा प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, स्वदेशी का जिक्र कर रहे हैं, इस देश के मजदूरों के पसीने का जिक्र हो रहा है, किसान हैं, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, छोटे उद्यमी हैं, सबको अपने साथ लेकर चलने का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कौन खुश नहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री हैं और हर तबके का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो वादे बीते 11 वर्षों में इसी तबके से किए गए, वो एमएसएमई का हो, छोटा उद्यमी हो, किसान हो, मजदूर हो, दिहाड़ी वाला हो, जिससे भी किए गए, अगर उनकी स्थिति और ज़्यादा विपन्न हो गई और ज़्यादा गरीबी स्थिति उनके साथ जुड़ गई, तो ऐसे में आप बार बार अमेरिका की तरफ देखेंगे। देखिए, भारत अमेरिका से लड़ तो रहा है, कोई लड़ नहीं रहा है। अमेरिका जिस रास्ते चल पड़ा है, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए हैरान और चौंकाने करने वाले हैं क्योंकि आने वाले वक्त में अमेरिका का रुख भारत के साथ खड़े देशों को लेकर होगा। वो बंदिश चीन रशिया पर नहीं लगाएंगे, बल्कि भारत को क्या वैसी स्थिति में लाकर खड़ा करना चाहते हैं और भारत अपनी इकोनॉमी में सिर्फ राग अलापेगा, या एक लिहाज से भारत को खुली छूट दे देनी चाहिए, अब इस देश में जो इंडस्ट्री चाहे लगा सकता है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं जाएगा, कोई जीएसटी का अधिकारी नहीं जाएगा, फ्री फॉर ऑल है, सब कोई अपने तौर पर काम कीजिए, पूरे देश को आप काम पर लगा दीजिए। लेकिन आप लगा पाएंगे क्या? आप तो घबरा जाते हैं। आपकी मीटिंग में जो हंसता मुस्कुराता है, आपको लगता है अरे ये हंस कैसे रहा है। तो इस परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी के बीच एक हंसता मुस्कुराता राष्ट्रपति अमेरिका का कल रात क्या कह रहा था, आखिर में इसे सुन लीजिए, महत्वपूर्ण है ये। वो कह रहा था, मैं एक बहुत ही शानदार शख्स से बात कर रहा था, भारत के मोदी से। मैंने पूछा, आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है? नफरत बहुत ज्यादा है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, कभी कभी तो सैकड़ों सालों से अलग अलग नामों से भी चलता है। लेकिन आप लोग समझ जाइए, अन्यथा मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर घूम जाएगा। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। कितना टैरिफ लगाएंगे? टैरिफ, आर्थिक प्रतिबंध। भारत तो हंसता मुस्कुराता देश है, अपनी जमीन पर टिका हुआ है। भारत का एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रायसीना हिल्स पर नहीं रहते हैं, वो इस देश की धरती में है। जमीन उर्वर है, इंद्र ऊपर से पानी बरसा देते हैं। सिंचाई अभी भी 27% से ज्यादा जमीन पर कर नहीं पाया है भारत। लेकिन इस देश की हंसती मुस्कुराती परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जब मुस्कुराते हैं और अपनी सत्ता पर ज्यादा व्यय करते हैं और प्रचार प्रसार में लगाते हैं, तो फिर सवाल बिजनेस का आता है, टैरिफ का आता है। और यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान से व्यापार के बारे में बात की। मैंने कहा, आपके और भारत के बीच क्या चल रहा है? ट्रंप ने दावा किया कि उनके दखल ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। उसके बाद ट्रंप फिर कहते हैं, मैंने कहा, हो क्या रहा है? कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा। आप लोग यानी भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध करने जा रहे हैं, आप लोग परमाणु युद्ध में ही फंसेंगे। और फिर मैंने ये भी कहा कि मैं फिर से फोन करूंगा कल, लेकिन याद रखिए, हम आप लोगों के साथ कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। और इन सब के बीच 5 घंटे के भीतर दोनों पक्ष पीछे हट गए, इसको कहा गया। लेकिन यह भी उन्होंने कहा, दरअसल ये समझते ही नहीं है इकोनॉमिक्स को। और उन्होंने ये कहा कि यह अच्छी बात नहीं, ये दोनों ने बहुत सारे जेट हैं, जो 7 जेट हैं उसको गिरा दिया।
जिनकी कुल कीमत $15 करोड़ के विमान आपस में मार गिराए गए। 7 थे, शायद कुछ ज्यादा थे, असली संख्या उन्होंने नहीं बतलाई। इस पूरी बात का जिक्र कुछ इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात ही किया। Just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? ट्रंप की ये बातें दरअसल, या कहें अमेरिका की ऐसी बातें दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी जाने या ना जाने, लेकिन एक वक्त नेहरू समझ गए थे कि जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, उनकी रंजिश के बीच और दोस्ती के बीच दोनों जगह नहीं फंसना चाहिए। इसीलिए उन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया और उन बातों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखा और इस देश को डेवलप करने में वो लग गए। जो बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, बड़े बांध बने, रोजगार पैदा हुए, एक पूरा सलीका और तरीका है। और 91 में भारत की आर्थिक सुधार की परिस्थितियों ने भारत को पहली बार एक कैपिटलिस्ट मार्केट की तरफ डाइवर्ट किया। बड़े बाजार भारत में आने लगे, बड़ी तादाद में क्रय शक्ति बढ़ी, बैंकों से ईएमआई पर लोन लिया जाने लगा। यह परिस्थिति होते होते 2014 की सरकार को इस वक्त ऐसा लग रहा है जो आज तक 1947 के बाद से नहीं हुआ, वो हम कर डालेंगे और हम खुद एक सबसे बड़ी ताकत दुनिया के सामने खड़े हैं। और इस स्थिति में भारत उसी चीन के साथ जाकर खड़ा हो गया जहां पर 30-31 तारीख को प्रधानमंत्री बीजिंग में होंगे। और यह परिस्थिति खुद ब खुद यह ऐलान करेगी कि भारत अपनी इकोनॉमी को पूरे तरीके से किस बाजार, किस देश के हिस्से में लाकर खड़ा कर रहा है। यह नए तरीके की आर्थिक गुलामी भी हो सकती है। और अगर पैसा ब्लैक एंड व्हाइट सब चलेगा तो इसका मैसेज कॉरपोरेट के लिए बहुत साफ है। लूट के रास्ते खुल रहे हैं। हर हाल में आप भारत में पैसा लगाइए और कमा के निकल जाइए। लेकिन अगला सवाल और आखिरी सवाल तो वहीं पर है, इतने बड़े देश के भीतर भारत की उत्पादन क्षमता गायब क्यों है? इतने बड़े देश के भीतर सरकार के अधीन आने वाली इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा इंडस्ट्री सिर्फ एक ही कॉरपोरेट के पास क्यों है? और इन सब के बीच भारत की सरकार दुनिया की तमाम सरकारों से ज्यादा रईसी के साथ अपनी जिंदगी को क्यों जीती है? उसके रहने का तरीका और बजट में उसकी हिस्सेदारी, वो टेलीफोन का मुफ्त का कॉल हो, मुफ्त का घर हो, मुफ्त की सड़क हो, मुफ्त की गाड़ी हो, सब कुछ मुफ्त हो और इस मुफ्त के बीच में हजारों करोड़ का हवाई जहाज भी हो, गाड़ियों का रेला हो, कानून काम करे नहीं, विशेषाधिकार के साथ आप जी रहे हो, तो फिर यह देश नहीं सिर्फ सरकार है जो लड़ रही है इस वक्त अपने आप से और अपनी सुविधाओं के लिए। शायद इसीलिए सपने बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं, राग बड़े बड़े गाए जा रहे हैं, नारे बहुत बड़े स्वदेशी के लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।